जहाँ जहाँ तक पीओके का पोर्शन आता है, पीएम मोदी ने कहा कि नहीं, मुझे अटैक करना है पाकिस्तान के अंदर पीओके से बाहर, ताकि इसका इम्पैक्ट हो। और साथ में उन्होंने एक और डायरेक्शन दी कि इस अटैक के अंदर यहाँ पे एक चीज़ इंश्योर की जाए कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो और कम से कम उनके मिलिट्री के लोग मारे जाएं। कि मुझे पाकिस्तान की मिलिट्री को भी अटैक नहीं करना, मेरे को एक स्पेसिफिक अटैक करना है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन पर अटैक करना। 300 के करीब मिलिटेंट वहाँ मारे गए थे, जिनकी पूरी कंफर्मेशन थी एनटीआरओ के द्वारा, रॉ के द्वारा और बाकी एजेंसीज के द्वारा। उसके बाद ज़रूर आपको पता है कि किस तरीके से अभिनंदन पकड़ा गया। अभिनंदन को छुड़ाने के लिए भी हमारी पूरी फोर्स का जोर लगा दिया गया था और पीएम मोदी ने कह दिया था सऊदी को, यूएई को और यूएसए को कि अगर अभिनंदन नहीं आएगा 2 दिन तक तो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक होगा और बड़ा जोरदार अटैक होगा। संबंध है, उसी के थ्रू ये इंडिया में टेरर फैलाते हैं। लेकिन वो टेरर इनको अपने आप अंदर खाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर रेगुलर टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। इंडिया के अंदर ये पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि उसके टेररिस्ट अटैक होते थे 2014 तक, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक बंद हो गए। ये सिर्फ कन्फाइंड हो गए आपके जम्मू एंड कश्मीर तक। वो रीज़न ये था कि पीएम मोदी के आने के बाद हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको एनकरेज किया गया, उनकी रिपोर्ट्स पे भरोसा किया गया। और उसके बाद जब से पीएम मोदी आए हैं, यहाँ पे 3 मेजर अटैक हुए। पहला अटैक हुआ था पठानकोट में जनवरी 2016 में। उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा, यानी कि रॉ के द्वारा, लेकिन वहाँ जो लोकल कमांडर है उसने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से टेरर अटैक सक्सेसफुल हुआ और इसके अंदर 7 हमारे आर्मी के डिफेंस के पर्सनल वो मारे गए। दूसरा जो मेजर अटैक हुआ उस टाइम पे लेकिन पीएम मोदी का एक एटीट्यूड था। पीएम मोदी ने पाकिस्तानियों को बुलाया, कहा यहाँ आके आप डिस्कस करो, और उनको यहाँ पे एरिया में घुमाया पठानकोट के अंदर। लेकिन उनको उम्मीद थी कि पाकिस्तानी इस पर कुछ काम करेंगे। उनके आईएसआई के लोग भी आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पीएम मोदी ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि मैं एक तरीके से सोल्यूशन चाहता हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन पाकिस्तान सीरियस नहीं है। इंडिया के अंदर उनका क्रिटिसिज्म हुआ, क्यों पाकिस्तान के आईएसआई के लोगों को बुलाया। लेकिन पीएम मोदी का अपने काम करने का तरीका है, अपना विजन है, एक अपने तरीके से काम करते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेजर अटैक हुआ वो हुआ आपका उरी अटैक। उरी अटैक जिसके अंदर 20 के करीब हमारे सोल्जर्स मारे गए, 30 इंजर्ड हो गए। इसकी भी इंफॉर्मेशन पूरी दी गई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा, लेकिन जो लोकल कमांडर है उसकी गलती की वजह से यहाँ लोगों की डेथ हो गई। क्योंकि कुछ जो आर्मी के सोल्जर्स थे उनको ऐसी जगह सुलाया गया जहाँ पे ऑयल की टैंकर्स थे और ज़्यादातर लोग इसी तरीके से जलने से मर गए। पीएम मोदी ने कहा अब ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो, यानी कि पानी और खून आपस में इकट्ठे नहीं बह सकते। उसके बाद पीएम मोदी ने इमीडिएटली अनाउंस किया कि इसका बदला लिया जाएगा। साथ में पीएम मोदी ने ये किया कि जो जम्मू एंड कश्मीर का पानी इंडिया के फेवर का था वो पाकिस्तान जाता था, उसको पानी को रोकने के लिए उन्होंने 5 डैम की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया $15 बिलियन से। और मैं सोचता हूँ कि वो काम अभी पूरा होने वाला है और उसके बाद पाकिस्तान का जो एक्सेस वाटर जाता है वो रोका जाएगा, और पाकिस्तान अगर बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान का पानी भी रोका जा सकता है। लेकिन उसके बाद हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर, जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी, और बड़े एक पूरे प्रॉपर तरीके से की गई, यानी कि इंटेलिजेंस से भी इनपुट दिया गया और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी उनके मिलिटेंट्स को मार दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान काफ़ी देर चुप रहा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया। जब पुलवामा अटैक किया फरवरी 2019 में, उनको ये पर्पज़ था कि इस अटैक की वजह से पीएम मोदी अपना इलेक्शन हार जाएंगे, जो कुछ महीने के बाद होना था, यानी कि मई 2019 में होना था। पीएम मोदी ने इसके ऊपर चुप्पी साधी रही। उसके बाद कुछ दिन के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के अंदर, बालाकोट स्ट्राइक जिसको कहा जाता है। पाकिस्तान ने क्या किया था कि अपने जितने टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, वो सबको सोल्जर्स को ला करके अफगान बॉर्डर से इस तरफ पोस्ट कर दिया, और पाकिस्तान ने कहा कि आप करके दिखाओ क्या करते हो। उस टाइम पे पीएम मोदी ने अटैक किया, प्लान किया। उसके अंदर हमारे एनएसए, आर्मी के चीफ, इंटेलिजेंस के चीफ सब बैठे, और पीएम मोदी को वहाँ पे एक प्रपोजल दी गई कि हम यहाँ अटैक कर सकते हैं, जिसमें से 3 मेजर स्टेशंस थे जहाँ पे अटैक हो सकता था। एक था पीओके के अंदर, एक था पंजाब प्रोविंस के अंदर पाकिस्तान की, एक था बालाकोट में। जहाँ तक पीओके का पोर्शन आता है, पीएम मोदी ने कहा कि नहीं, मुझे अटैक करना है पाकिस्तान के अंदर पीओके से बाहर, ताकि इसका इम्पैक्ट हो। और साथ में उन्होंने एक और डायरेक्शन दी कि इस अटैक के अंदर यहाँ पे एक चीज़ इंश्योर की जाए कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो और कम से कम उनके मिलिट्री के लोग मारे जाएं। कि मुझे पाकिस्तान की मिलिट्री को भी अटैक नहीं करना, मेरे को एक स्पेसिफिक अटैक करना है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन पे अटैक करना। जहाँ तक पंजाब के
जहाँ जहाँ तक पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का बात था, वहाँ पे एक जो इनका कैंप था उसके नज़दीक मस्जिद थी, सिनेमा हॉल था और सिटी के अंदर था। तो पीएम मोदी ने उसको कैंसिल कर दिया। और तीसरा जो था बालाकोट एक रिमोट एरिया में था और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई, उसके अंदर क्या सिचुएशन है, कितने मकान बने हैं, कितने मिलिटेंट्स हैं। और वहाँ पे एक बोर्ड भी था जिसमें लगा था कि यहाँ पे एक नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बालाकोट स्ट्राइक से एक दिन बाद कोर्स स्टार्ट होना था। नए मिलिटेंट आने थे और ये था कि वहाँ पे करीब करीब 100 नए मिलिटेंट आने थे जिनकी ट्रेनिंग होनी थी। पुराने मिलिटेंट ठहर रहे थे। उसके अंदर जब अटैक किया गया पाकिस्तान के अंदर, तो उस टाइम पे एक चीज़ का खास ख्याल रखा गया कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है इसको ऐसे तरीके से अटैक किया जाए कि बिल्डिंग को कम नुकसान हो अंदर से, लेकिन लोग कोई ना बचें। और उस टाइम पे इजराइल के स्मार्ट बम्स को यूज़ किया गया था जो पिन पॉइंटेड अटैक करते हैं, बिल्डिंग के अंदर जाते हैं छत से, उसके बाद अंदर से जाकर फूटते हैं और अंदर से कोई बचने का किसी को गुंजाइश नहीं रहती। इस टाइप के अटैक किए गए और उसमें मिराज प्लेन्स को यूज़ किया गया, जबकि जो काफ़ी पुराने प्लेन हैं ये, लेकिन स्टडी माने जाते हैं, इफेक्टिव माने जाते हैं। और ये अटैक करके हमारे जो एयरफोर्स है वो वापस आ गई। उसके बाद आपको पता ही है 300 के करीब मिलिटेंट वहाँ मारे गए थे जिनकी पूरी कंफर्मेशन थी एनटीआरओ के द्वारा, रॉ के द्वारा और बाकी एजेंसीज के द्वारा। उसके बाद ज़रूर आपको पता है कि किस तरीके से अभिनंदन पकड़ा गया। अभिनंदन को छुड़ाने के लिए भी हमारी पूरी फोर्स का जोर लगा दिया गया था और पीएम मोदी ने कह दिया था सऊदी को, यूएई को और यूएसए को कि अगर अभिनंदन नहीं आएगा 2 दिन तक तो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक होगा और बड़ा जोरदार अटैक होगा। और ये जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के सपोर्ट में थी, अभिनंदन भी छूट के आ गए। इससे पहले जब 1999 में हमारा जो IC-814 हाईजैक हुआ था तो उस टाइम पे अपने जो हमारे प्रेजेंट NSA है इन्होंने कहा था कि हम फेल हो गए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि यूएई पे प्रेशर डाल के या उससे बातचीत करके इनको वहाँ छुड़वा लेते, लेकिन हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर था। अब बात ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट हैं, पाकिस्तान चाहता है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अटैक करना, और ये जो मिलिटेंट हैं उनमें से एक नाम आता है दाऊद इब्राहिम का, दूसरा आता है हाफिज़ सईद का, और बाकी भी 2-4 ऐसे मिलिटेंट हैं जिनको अगर इंडिया चाहे वहाँ से निकाल के ला सकता है। हर एक कंट्री का अपना काम करने का तरीका होता है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका का अपना तरीका है। अमेरिका किसी को मारता है तो उसको मारने के बाद उसको दिखा करके वर्ड को उसको समुद्र में फेंक देते हैं, जैसे उसामा बिन लादेन के साथ किया है। इजराइल है वो सबको बताता है, जैसे वो ईरान के लोगों को एलिमिनेट करता है। तो लोग यही जरूर पूछते हैं कि इंडिया इनको ज़िंदा लाए या मुर्दा लाए। खैर, इंडिया को अगर किया जाए, पावर दी जाए तो इनको ज़िंदा या मुर्दा लाने की इंडिया के अंदर कैपेसिटी है। अगर ज़िंदा नहीं तो कम से कम मुर्दा लाने की तो कैपेसिटी है, या वहाँ पे इनको दफनाने की पूरी कैपेसिटी है। लेकिन बात ये आती है इंडिया का अपना तरीका है। इंडिया को अगर आज गवर्नमेंट परमिट करे तो इंडिया उनको एलिमिनेट कर सकता है। और मुझे एक अपने कुछ नॉलेज है इस हिसाब से कि एक बार जब पीएम मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद कुछ पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं उनकी फाइल गई गवर्नमेंट के पास और ये लगा कि गवर्नमेंट इनको एलिमिनेट कर देगी। लेकिन कुछ दिन के बाद ये फाइल वापस नहीं आई। वापस नहीं आने का मतलब ये है कि उन पर कोई एक्शन नहीं चाहती थी, और बाद में ये चला या ये असेसमेंट हुई कि इनको इंडियन गवर्नमेंट एलिमिनेट नहीं करना चाहती। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ये पाकिस्तान के अंदर बैठे रहें, और आज ये पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। इंडिया को इनसे नुकसान तो कुछ है, लेकिन इसके बाद कोई दूसरा आदमी आ जाएगा, सेम काम वो करेगा, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी बात आती है कि इंडिया को इनसे क्या नुकसान है। इंडिया को नुकसान ये है कि टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, पुराने हैं, नया आदमी आएगा तो वो भी ये काम करेगा। और लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इन टेररिस्टों के पाकिस्तान बैठने की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान है। पाकिस्तान इन्हीं की वजह से ग्रे लिस्ट में है। पिछले करीब 4 साल हो गए हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान आगे भी ग्रे लिस्ट में रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इनको एलिमिनेट करने की या इनको डिटेन करने की कैपेसिटी नहीं है। पाकिस्तान इन पे अटैक करेगा तो इनके जो ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट पे अटैक करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर ये बात आ जाती है कि पाकिस्तान की वो हालत है जैसे छिपकली के मुंह में छुछंदर, और यही हाल पाकिस्तान का है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट कहे तो रॉ इन लोगों को एलिमिनेट कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को रॉ को परमिशन देनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा। और ये मैं चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं सोचता हूँ कि वो इस चीज़ की परमिशन नहीं देगी, क्योंकि जहाँ तक पीएम मोदी की बात करें उनका बड़ा लंबा विजन है, बड़े दूर की सोचते हैं, और उनके NSA बाकी लोग भी जो हैं वो दूर की सोचते हैं और एक स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि उनको इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही। हिम्मत होती है तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको काउंटर कर देती हैं। और इनको मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि इनको इंडिया कैसे एलिमिनेट कर सकता है, वो हर एक कंट्री का अपना होता है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम करने का तरीका होता है। इसलिए हम
ना तो उनको एलिमिनेट करेंगे और ना हम उनको यहाँ वापस लाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बात ये आती है कि दाऊद इब्राहिम आना चाहते थे इंडिया के अंदर। उस टाइम पे इंडिया के कुछ पॉलिटिशियंस ने उनको इंडिया में आने नहीं दिया। दाऊद इब्राहिम की कुछ कंडीशंस थी। खैर, कंडीशंस की बात ये होती है कि मिनिमम टाइप की कंडीशंस थी जिसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। दाऊद इब्राहिम की एक कंडीशन ये थी कि उनको टॉर्चर न किया जाए, और दूसरी कंडीशन उनकी ये थी, अगर मैं इंडियन जेल में रहूँ तो मुझे मुंबई की आरसर जेल में रखा जाए। ये उनको सूट करता होगा दाऊद इब्राहिम को। लेकिन अगर दाऊद इब्राहिम इंडिया में आ जाते हैं तो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी 1993 ब्लास्ट केस के अंदर, वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट शायद कोशिश कर रही होगी कि दाऊद इब्राहिम को कांटेक्ट करके उनसे कहे आप इंडिया में आ जाओ। अगर वो इंडिया में आएंगे तो इंडिया के जो क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिकल शेप में, या जो पॉलिटिशियंस की जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे, जेल में जाएंगे, और उनका वही हाल होगा जो नवाब मलिक का हुआ है अभी, और इंडिया के इंटरेस्ट में होगा। जय हिंद, जय भारत।